हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करना। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होने पर ही हम ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से कैसे संतुलित करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणुओं के ऊपर लिखना होगा। तो हम सभी तत्वों की लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखने पर तो लिखते हैं। समीकरण हमारा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 से बन रहा है K2SO4 प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट और प्लस वाटर। तो इसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 और मैग्नीज की निकालेंगे हम तो इसकी आएगी +7 और ऑक्सीजन की होती है -2। आयरन की +2 होती है, सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2। हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। पोटेशियम की +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। फेरिक सल्फेट में आयरन की +3, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। जल में H की +1, ऑक्सीजन की -2। तो ये हम सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं उनके ऊपर लिख लिए। ये पता करते हैं हम कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पोटेशियम की +1 है, यहाँ पोटेशियम की +1 है, सल्फर की +6 है, सब जगह सल्फर की +6 दिख रही है। तो सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं है। ऑक्सीजन की -2 सभी जगह है, तो ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण संख्या में कोई चेंजिंग नहीं है। हम देख रहे हैं मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +7 है और यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। और आयरन की यहाँ +2 से यहाँ +3 है। तो ऐसे दो तत्व दिख रहे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो इन तत्वों की अभिक्रियाओं को हम अलग करके लिख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैग्नीज की +7 से ये बन रहा है मैग्नीज सल्फेट MnSO4। तो मैग्नीज की यहाँ पे +2 है और फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन रहा है। तो फेरस सल्फेट +2 से परिवर्तित हो जा रहा है फेरिक सल्फेट FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या +7 से +2 हो जा रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है
वो +7 से +2 हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, 7 में से 2 निकल जाएगा, 5 की कमी हो रही है। और यहाँ फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट होने में, यहाँ फेरिक में आयरन की +3 है, तो +2 से +3 हो रही है, यानी इस क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है 1 की। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या से भी हम अवक्रिया की पहचान कर लेते हैं। जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वह क्रिया कहलाती है अपचयन। और यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो होने वाली अपक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तो इन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को हमको संतुलित करना है। हम परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लिए, तो हम इन दोनों समीकरण में चेक करेंगे कि परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने तत्व होते हैं वो बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम इसमें है नहीं। जिसकी परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या हो रही है उसको चेक करोगे, उसकी दोनों साइड संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ मैग्नीज की संख्या 1 है, यहाँ भी मैग्नीज की संख्या 1 ही है, तो ये तो बराबर है। इसमें आयरन की संख्या 1 है और यहाँ पे आयरन की संख्या 2 है, तो हम इन परमाणु की संख्या को कर लेंगे बराबर। तो हमें इनकी संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण में उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेंगे फेरस सल्फेट में, तो आयरन की संख्या बराबर हो जाएगी। अब जो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसमें 5 की कमी हो रही है और दूसरे समीकरण में 1 की वृद्धि हो रही है। इस परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या को हम करते हैं बराबर। तो ऑक्सीकरण की संख्या में जो परिवर्तन है उसको बराबर करने के लिए हम परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या का क्रॉस गुणा करते हैं। अर्थात इसमें 5 की कमी हुई है ऑक्सीकरण संख्या में, तो इस 5 संख्या से इस वाले समीकरण में गुणा कर देंगे, और इसमें 1 की वृद्धि हुई है तो 1 ऑक्सीकरण संख्या जो है इस 1 का गुणा हो जाएगा अपचयन अपक्रिया में। मतलब समीकरण 1 बना लें इसको और समीकरण 2 बना दें इसको। अतः परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो इसमें 5 से गुणा हो जाएगा, तो जगह 5 5 दूनी 10 10 FeSO4, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा इधर 5 Fe2SO4 का होल थ्राइज। इसे बना लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे। समीकरण 1 में है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 प्लस इसके समीकरण के बाएं पक्ष में है 10 FeSO4। पहले समीकरण के दाहिने पक्ष में
MnSO4 और तीसरे समीकरण के दाहिने पक्ष में 5Fa2SO4 का थ्राइस। तो इसको लिख लेंगे MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 थ्राइस। अब जो हमें समीकरण पहले से ज्ञात था, इसमें जो बचे हुए भाग हैं उसको यहाँ नोट कर लेंगे नीचे। तो पोटेशियम परमैंगनेट लिखा गया है, फेरस सल्फेट भी लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बचा है बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष में मैग्नीज सल्फेट हुआ है, फेरिक सल्फेट हुआ है। तो पोटेशियम सल्फेट बचा है और जल बचा है। तो इसको हम जो है यहाँ पे जो बच गया है इसको फिर ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पे। यानी हमको बाएं पक्ष में लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल और दाहिने पक्ष में पोटेशियम सल्फेट और जल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे H2SO4 बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट और जल। अब दोनों पक्षों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं उनका संतुलन करते हैं। तो चेक करते हैं दोनों पक्ष में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं कौन कौन। पहले मिल गया पोटेशियम। पोटेशियम की संख्या यहाँ 1 है, दाहिने पक्ष में पोटेशियम की संख्या 2 है। तो इसके लिए हम उचित संख्या से गुणा करेंगे, बाएं पक्ष में 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होगा 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस H2SO4। इससे प्राप्त होगा MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। और चेक कर लेंगे पोटेशियम बराबर होगा आयरन, 10 आयरन यहाँ है, 5 दूनी 10, 10 आयरन दाहिने पक्ष में भी है। मैग्नीज 2 है, यहाँ मैग्नीज 1 है। तो मैग्नीज की संख्या को भी हम बराबर करेंगे। तो मैग्नीज की संख्या को कहाँ दूँ, इधर 2 से गुणा करने के बाद मैग्नीज 2 हो गया। तो मैग्नीज की संख्या को बराबर करने के लिए हम मैग्नीज में भी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा 2 से गुणा, 2MnSO4 ये प्राप्त हुआ हमें। अब बचता है सल्फर। तो सल्फर को बराबर करने के लिए हम पूरे सल्फेट आयन को चेक करते हैं, SO4 कितने हैं, और इनके संतुलन के लिए हम कमी वाले पक्ष में सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ते हैं। तो चेक करें पहले कितना कितना दोनों पक्षों में है। यहाँ देखें इसमें कोई सल्फेट आयन नहीं, यहाँ पे SO4 टोटल 10 हैं, 10 SO4 और 1 11, बाएं पक्ष में 11 SO4 हैं। और दाहिने पक्ष की बात करें तो यहाँ पे 2 और 5 तिहाई 15, 15 और 2 17, 17 SO4 हैं दाहिने पक्ष में, 17 SO4। तो दोनों तरफ तुलना कराएं, तुलना कराने पर हम देखेंगे कि यहाँ 11 इधर 17 है, मतलब 6 SO4 इधर ज़्यादा हैं। 11 6 17, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 2 17 और 1 18, 18 SO4 हैं, 18 हैं, मतलब इधर 7 ज़्यादा हैं। तो कमी वाले पक्ष में सल्फेट आयन के संतुलन के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ते हैं, अर्थात बाएं पक्ष में हम 7H2SO4 और जोड़ लेंगे। तो 7H2SO4
और जोड़ लेते हैं। तो 7H2SO4 जोड़ने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस, इसमें 7 और ऐड करना है तो एक ये है और 7 ऐड कर दिए तो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा। 8H2SO4 ये प्राप्त हो जाएगा और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब सल्फर बराबर हो गया होगा। अब नंबर आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम दोनों पक्षों में ऑक्सीजन चेक करेंगे और कमी वाले पक्ष में जल ऐड करते हैं, जल जोड़ते हैं। तो चेक करें कितना ऑक्सीजन है इधर। यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 10 और 10 गुणे 4, 10 चौक 40 प्लस 8 चौक 32, मतलब 40 32 8, तो 32 और 8 40 और 40 80, कुल 80 ऑक्सीजन है बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष की बात करें 4 दूनी 8 प्लस 4 तिहाई 12 25 60, 60 और 4 64 और 1 65, 4 तिहाई 12 25 60 ये हो गया। 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 दूनी 8 यहाँ, 4 तिहाई 12 5 17 ना, 4 तिहाई 12 25 60, 60 यहाँ और फिर 4 यहाँ और 1 यहाँ, सबको जोड़ेंगे हम। 60 8 68, 4 72 और 1 73, 73 ऑक्सीजन दाहिने साइड में, 80 ऑक्सीजन बाएं साइड में। मतलब दाहिने साइड 7 ऑक्सीजन कम है, तो दाहिने पक्ष में ही हम, इधर कम है तो इधर ही जल के अणुओं को जोड़ेंगे। जितनी संख्या में कम रहेंगे, तो 7 कम है तो 7 जल के अणु को जोड़ लेंगे हम। जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद हमें जो अपक्रिया प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार होगी 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4, इधर बनेगा 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 1 H2O है, हमको 7 और जोड़ना है। तो 7 जब इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 1 ये मिल करके 8H2O हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हम बराबर कर लिए। ऑक्सीजन बराबर करने के बाद हम यह पाएंगे कि हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो हाइड्रोजन के लिए समीकरण में H+ आयन या OH आयन दिया रहेगा, OH- आयन। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे जितने भी समीकरण प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। चेक करते हैं हम बैलेंस हो गया कि नहीं। तो बाकी सब तो चेक ही कर लिए हैं। हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन इधर 8 दूनी 16 और यहाँ भी 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं सभी परमाणु बराबर हैं या नहीं। पोटेशियम यहाँ 2 हैं, यहाँ भी पोटेशियम 2 हैं। मैग्नीज यहाँ 2 मैग्नीज, और इसका भी जब इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 मैग्नीज हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 10 चौक 40, 8 48 और 8 चौक 32, 48 और 32 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 80 ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन। इधर चेक करें तो 4 दूनी 8, 4 3 12 25 60, 60 और 8 68, 4 72 और 8 यहाँ पे 72 8 80 ऑक्सीजन है, दोनों साइड बराबर हैं।
आयरन की बात करें, 10 आयरन यहाँ है, 10 आयरन यहाँ भी हो जाएगा, 5 × 2 5 दूनी 10। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र इसमें है नहीं, सल्फ़र यहाँ पे 10 और 8 18। यहाँ बात करें तो 2 सल्फ़र और 3 यहाँ, 3 5 3 15, 15 2 17 और 1 यहाँ 18। ठीक है, ऑक्सीजन देख ही लिए, हाइड्रोजन 16, 16 बराबर। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा भी यह रासायनिक समीकरण संतुलित करके देख लिया। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बताएं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना उचित रहेगा, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।